अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात का सिलसिला अभी जारी है और मुस्तकिल जंगबंदी समेत न्यूक्लियर डील के लिए कोशिशें भी जारी हैं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का एक दौर अच्छे माहौल में मुकम्मल हुआ, ताहम दोनों ममालिक किसी मुश्तरका मुआहदे पर मुत्तफिक नहीं हो सके। इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुए, बल्कि ये बदस्तूर जारी हैं और इम्कान मौजूद है कि इस्लामाबाद में एक और दौर जल्द मुनक़िद हो सकता है। और अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कह दिया है कि आइंदा 2 दिनों में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इम्कान है। इस हवाले से सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट को फ़ोन पर बताया है कि आपको इस्लामाबाद में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है और हम वहाँ जाने के ज़्यादा करीब हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर के मुताबिक ट्रंप ने उन्हें फ़ोन पर मज़ीद बताया कि ये ज़्यादा मुमकिन है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो शानदार शख्स हैं और इसलिए इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। ट्रंप ने रिपोर्टर को मज़ीद कहा कि हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। मगर अहम बात यह है कि न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदे के मुताबिक इससे चंद मिनट पहले जब उनकी ट्रंप से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अमेरिका ईरान के साथ आइंदा किसी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा। इस दौरान ट्रंप ने मज़ीद कहा था कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ सुस्त रफ्तारी है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। हम गालिबन किसी और मकाम पर जाएंगे, हमारे जहन में एक और जगह है। इस दौरान ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या अमेरिका तुर्की पर गौर कर रहा है, क्योंकि उसके अमेरिका और ईरान दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, कोई ज़्यादा सेंट्रल जगह, शायद यूरोप। मगर फिर उसके थोड़ी देर बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा को दोबारा कॉल की और बताया कि आपको इस्लामाबाद में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है और हम वहाँ जाने के ज़्यादा करीब हैं। इस सारी सूरत हाल में कल रात को मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ये खबरें सामने आने के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली गई और तेल और गैस की कीमतें नीचे चली गई। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज माइनस से प्लस हो गई थी। तेल की कीमत जो $105 पर थी वो $100 से भी नीचे आ गई थी। और अब सदर ट्रंप के इस बयान के बाद अमरीकी तेल की कीमत $92 तक पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 तक पहुंच गई है। इस सारी सूरत हाल में हमने कल अपने ज़राए से यह खबर दी थी कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 21 अप्रैल को आर्जी जंगबंदी के खात्मे से पहले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर मुनक़िद किया जाए, ताकि बाकी इख्तिलाफ़ात को दूर किया जा सके। और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इसी तरह की रिपोर्ट्स दे रहा है कि दोनों फरीक जल्द दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकते हैं। और रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, CNN और एसोसिएटेड प्रेस जैसे इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुआहदे पर इत्तफाक न होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और अब भी पैगामात का बराह रास्त तबादला भी हो रहा है और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द ही मुतवक्के है। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ता जारी है और किसी मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों में पेशरफ्त हो रही है, जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमरीका और ईरान तवील मुद्दती जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के एक और बराह रास्त दौर के इनेकाद पर बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक सोर्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया अंदरूनी तौर पर ईरानी हुक्काम के साथ मुमकिना दूसरी बराह रास्त मुलाकात की तफसीलात पर गौर कर रही है। जबकि एसोसिएटेड प्रेस के लिए मुनीर अहमद की खबर के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी की तजवीज़ दी है और ये बातचीत 21 अप्रैल को सीज़ फायर के खात्मे से पहले हो सकती है। इस हवाले से रॉयटर्स ने मुज़ाकरात में शामिल एक सोर्स का हवाला देते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक मुमकिना तौर पर जल्द ही मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ सकते हैं और अमरीका और ईरान दोनों को अपने वफूद दोबारा भेजने की एक तजवीज़ दी गई है। और एक सीनियर ईरानी सोर्स के मुताबिक कोई हतमी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन वफूद ने जुमे से इतवार तक का वक्त खुला रखा है। इस सारी सूरत हाल में ज़राए से यह खबर भी सामने आ रही है कि कल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते के अहम ममालिक का एक अहम दौरा करेंगे, जहाँ वो हालिया सिफारती मामलात पर दोस्त ममालिक से मुशावरत करेंगे। और ज़राए के मुताबिक पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। और इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर जाएंगे और वहाँ उनकी अहम मुलाकातें होंगी और फिर आखिर में वज़ीर आज़म तुर्की जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान समेत तुर्की और मिस्र भी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि जंगबंदी ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती समेत तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर दोनों फरीकों के दरमियान इख्तिलाफ़ात कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। जबकि कल तुर्क खबर रसा इदारे
अनादलु एजेंसी को एक इंटरव्यू के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन का इब्तिदाई मौक़िफ़ हमेशा किसी हद तक सख्तगीर होता है, इसीलिए सालिसों की मदद से फ़रीक़ैन एक मुश्तरका नुक्ते पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हकान फिदान ने मज़ीद कहा कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि दोनों फरीक जंगबंदी के हवाले से मुखलिस हैं और इसकी ज़रूरत से आगाह हैं और सालिस इख्तलाफात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आर्जी जंगबंदी की मुमकिना टाइमलाइन और फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी है। इस हवाले से हकान फिदान ने यह भी कहा कि 2 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान हतमी मुआहदा हासिल करना तकनीकी तौर पर हकीकत पसंदाना नहीं है, इसीलिए अगर पेशरफ्त होती है तो मुज़ाकरात 45 दिन या 2 माह तक भी जारी रह सकते हैं। ऐसे में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करने वाले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कल अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट से मुताल्लिक सवाल हुआ, जिसमें अब्बास अराग़ची ने कहा था कि हम इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान एक मुफाहमती याददाश्त यानी MOU पर दस्तखत करने के बिल्कुल करीब थे, मगर फिर हमें अमरीकी हुकाम की तरफ से सख्तगीर रवैये, बढ़ते हुए मुतालबात और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अब्बास अराग़ची के मुताबिक कोई सबक हासिल नहीं किया गया। इसके जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि अगर आप वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के अल्फाज के दरमियान पढ़ें तो वो खुद कह रहे हैं कि हम एक मुआहदे के बिल्कुल करीब थे, और मेरे ख्याल में इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक तो वो मुआहदा करना चाहते हैं और दूसरा ये कि वो मुज़ाकरात के दौरान हमारी पोजीशन के काफ़ी करीब आ गए थे। I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen, and helping, mediate the conversation between us and the Iranians again. If you see what Foreign Minister Araghchi said, yes, there's a little bit of bluster, but if you read between the lines, he himself is saying that we were just inches away from an agreement. And I think that what that suggests is the Iranians, one, they're very interested in making a deal. Two, they did move pretty close to our position over the stage of the negotiations. We made very clear, look, these are the things that we're willing to give, but these are the things that we must have. We must have the enriched material out of Iran. We must have their conclusive commitment to not develop a nuclear weapon. And I think that if the Iranians are willing to meet us there, then this can be a very, very good deal for both countries. If they're not willing to meet us there, that's up to them. That's their decision. And really the ball is very much in their court. So you ask what happens next? I think the Iranians are going to determine what happens next. As the President of the United States says, we have the cards. We have the military advantage. We now have additional economic pressure that we're applying on them through the blockade that we've imposed on their oil coming out of the Straits of Hormuz. So we have a lot of cards. We have the leverage, and we're going to see what the Iranians do with that. इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया था, मगर फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक ईरान ने अमेरिका की शराइत मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जबकि कई रिपोर्ट्स में भी यही बताया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक इख्तलाफात की वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ। ऐसे में अब इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक भी ईरान अमेरिका के ज़्यादातर मुतालबात पर तो राज़ी हो गया था, मगर दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ इस मुआहदे की मुद्दत पर इख्तलाफ सामने आया था। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीर को जब जेडी वेंस के पाकिस्तान के 21 घंटे के दौरे की तफसीलात सामने आईं तो मुज़ाकरात से वाकिफ़ अफराद ने बताया कि अमरीकी मौक़िफ़ ईरान पर जौहरी अफज़ोदगी की मुस्तकिल पाबंदी का नहीं था। इसके बजाय अमरीका ने 20 साल के लिए तमाम जौहरी सरगर्मियों की मअतली की तजवीज़ पेश की थी। ताहम 2 सीनियर ईरानी हुकाम और एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका की इस तजवीज़ के जवाब में ईरान ने अपनी पेशकश को दोबारा पेश किया कि वो जौहरी सरगर्मियों को 5 साल तक मुअत्तल कर सकता है। अहम बात यह है कि इससे पहले फरवरी में जेनीवा में नाकाम मुज़ाकरात के दौरान भी ईरान ने इससे मिलती जुलती एक तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया था। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इस हवाले से लिखा है कि एक अमरीकी ओहदेदार और एक बाखबर सोर्स के मुताबिक अमरीका ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान ईरान को यूरेनियम अफज़ोदगी पर 20 साल आर्जी पाबंदी कबूल करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इसके जवाब में 20 साल से कम सिंगल डिजिट मुद्दत की पेशकश की थी। यूरेनियम अफज़ोदगी पर आर्जी पाबंदी का अमरीकी मुतालबा इस्लामाबाद में होने वाले तवील मुज़ाकरात में एक अहम मसला था। बाखबर सोर्स के मुताबिक अमरीका ने 20 साल पाबंदी की तजवीज़ दी थी, जिसके साथ कई दीगर पाबंदियाँ भी शामिल थीं। अमरीका ने मुतालबा भी किया था कि ईरान तमाम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम यानी ज़्यादा अफज़ोदा यूरेनियम अपने मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दे। ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इसके बजाय अफज़ोदा यूरेनियम में निगरानी शुदा तरीक़ाकार के तहत कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। यानी ईरान अपने तकरीबन 450 किलोग्राम
हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करने के बजाय उसे ईरान में ही रखकर उसकी इनरिचमेंट कम करने के लिए तैयार हो गया था, ताकि यह खतरा कम हो जाए कि ईरान इस यूरेनियम को मजीद इनरिच करके न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ सकता है। एक्सियोस के मुताबिक अहम बात यह है कि अगरचे कोई मुआहिदा तय नहीं पाया, लेकिन इतवार की सुबह तक ईरानी हुक्काम को लगा कि वो इब्तिदाई मुआहिदे के करीब हैं। मगर फिर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो हैरान रह गए, क्योंकि जेडी वेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कोई इशारा नहीं दिया कि मुआहिदा करीब है, बल्कि ईरानी हुक्काम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद से वापस जा रहा है ईरानियों की वजह से, क्योंकि मुआहिदा नहीं हो सका। एक बाखबर सोर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त नाराज़ थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ये इंकिशाफ कि दोनों फरीक अब जौहरी सरगर्मियों की मौतली की मुद्दत पर बहस कर रहे हैं, इस बात की निशानदेही करता है कि किसी मुआहिदे की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सदर ट्रंप और उनके मुआवनीन के लिए यह खतरा भी मौजूद है कि कोई भी नया मुआहिदा 2015 के जौहरी मुआहिदे जैसा हो सकता है, जिससे सदर ट्रंप सिर्फ 3 साल बाद ही यकतरफा तौर पर निकल गए थे और उसे एक इंतहाई बुरा और यकतरफा मुआहिदा करार दे दिया था ईरान के साथ। ओबामा दौर में होने वाले इस मुआहिदे पर सदर ट्रंप की तनकीद का मरकजी नुक्ता ही ये था कि इस मुआहिदे में सनसेट शराइत शामिल थीं, जिनके तहत ईरान को अफजूदगी में बतदरीज इजाफे की इजाज़त दी गई थी, यहाँ तक कि 2030 तक तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती। ताहम ओबामा दौर के इस मुआहिदे में जौहरी सरगर्मियों की मुकम्मल मौतली शामिल नहीं थी। इस सारी सूरत हाल में कल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि अब बॉल ईरान के कोर्ट में है और अमरीका के पास सारे कार्ड्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से अमरीका को मुज़ाकरात में ईरान के ऊपर लेवरेज हासिल है। आम बात यह है कि जेडी वेंस ने इस हवाले से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आगे ईरान के नेवल ब्लॉकेड की मिसाल भी दी, मगर अमरीका की जानिब से ईरान के नेवल ब्लॉकेड पर खुद अमरीका के अरब और यूरोपीय इत्तेहादी भी खुश नहीं है, जबकि चीन भी अमरीका के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत कर रहा है। जहां अमरीका के बरतानिया और फ्रांस जैसे अहम यूरोपीय इत्तेहादियों ने खुद को सदर ट्रंप के इस फैसले से दूर किया है, वहीं यह खबर भी सामने आ रही है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका का आम तरीन इत्तेहादी सऊदी अरब इस फैसले से खुश नहीं है और उसे खदशा है कि इसके नतीजे में ईरान रेड सी में बाबुल मंदब के रास्ते को बंद कर सकता है। वाज़ेह है कि खुद ईरानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान की बहरी नाकाबंदी ईरान को रेड सी के दाखिली रास्ते बाबुल मंदब को बंद करने पर मजबूर कर सकती है। वाज़ेह है कि बाबुल मंदब यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दरमियान वाक़े एक तंग रास्ता है जो रेड सी को इंडियन ओशन से मिलाता है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि सऊदी अरब अमरीका पर जोर दे रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए, क्योंकि अरब हुक्काम के मुताबिक ये खदशा है कि सदर ट्रंप का यह फैसला ईरान को कशीदगी बढ़ाने और दीगर अहम बहरी रास्तों को मुतासिर करने पर उकसा सकता है। सदर ट्रंप की जानिब से यह नाकाबंदी ईरान की पहले से कमज़ोर मईशत पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि ईरान जवाब में बाबुल मंदब को बंद कर सकता है, जो रेड सी की एक अहम आबी गुजरगाह है और सऊदी अरब की बाकी मानदा तेल बरामदात के लिए निहायत अहम है। यह रद्द अमल इस बात की निशानदही करता है कि अमरीका की जानिब से इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने की कोशिशों में खतरात और हुदूद मौजूद हैं। अब ये अहम मामला है क्योंकि सऊदी अरब इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तकरीबन रोज़ाना 10 मिलियन बैरल्स तेल सप्लाई करता था और ये बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपनी नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के ज़रिए अब रेड सी में अपनी यानबू पोर्ट से तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स तेल सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। मगर अगर रेड सी में बाबुल मंदब पर अटैक होता है या उसे बंद करता है ईरान, तो ये बरामदात भी मुतासिर हो जाएंगी। चीन ने भी ईरान के नेवल ब्लॉकेड के अमरीकी इक़दाम की मजम्मत की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीका के इस फैसले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन के दरमियान तय पाने वाले जंगबंदी के मुआहिदे के बावजूद अमरीका ने अपनी फ़ौजी तैनातियों में इजाफ़ा किया और एक टारगेटेड नाकाबंदी की। ये इक़दाम कशीदगी में इजाफ़ा करेगा, पहले से कमज़ोर जंगबंदी मुआहिदे को मज़ीद कमज़ोर करेगा और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले रास्ते की सलामती को मज़ीद ख़तरे में डाल देगा। ये एक ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लेकिन अहम बात यह है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जंग शुरू होने के बाद मुसलसल ये दावे करते आ रहे हैं कि ईरान की नेवी तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। 158 ईरानी बहरी जंगी जहाज़ों को तबाह करके समंदर की तह में पहुंचा दिया गया है। तो फिर इसके बावजूद ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल कैसे बरकरार रखा है कि जिसकी वजह से सदर ट्रंप इसी कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए इस रास्ते को मज़ीद बंद कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक ने लिखा है कि अमरीका के फ़ौजी हुक्काम और आज़ाद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरान की रेगुलर नेवी को ज़्यादातर तबाह कर दिया है, जिसमें उसके बड़े जंगी जहाज़ और एक समंदरी आबदोज़ भी शामिल हैं जो डूब गए हैं या नाकारा हो गए हैं। लेकिन
तज्जियाकारों का ये मानना है कि ये जहाज़ ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का असल जरिया नहीं है, क्योंकि ईरान के पास 2 नेवी हैं। एक ईरान की रेगुलर नेवी है, जबकि दूसरी पासदारान इनकलाब की नेवी है। और रेगुलर नेवी बड़े बहरी जहाज़ इस्तेमाल करती है जो ज़्यादातर दूर दराज मिशंस के लिए होते हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की नेवी खलीज फारिस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे महदूद इलाकों के लिए बनाई गई है। और ये तेज़ रफ्तार अटैक और मिसाइल बोट समेत माइंस बिछाने वाली कश्तियों ड्रोन्स पर इंहिसार करती है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में ईरान उमूर के माहिर फरजीन नदीमी के मुताबिक कई हफ्तों तक अमरीकी हमलों के बावजूद पासदारान इनकलाब की नेवी की 60% से ज़्यादा अटैक और स्पीड बोट्स अब भी महफूज हैं और ये कश्तियाँ अब भी कमर्शियल शिपिंग के लिए एक बड़ा खतरा हैं। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जोग्राफिया से मुताल्लिक लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अपने सबसे तंग पॉइंट पर सिर्फ 20 मील तक चौड़ी है और ये जोग्राफिया ईरान की गैर रिवायती यानी एसिमेट्रिक हिकमत अमली के हक में है और बड़े जंगी जहाज़ों के मुकाबले में पासदारान इनकलाब की छोटी कश्तियों को निशाना बनाना मुश्किल होता है और उन्हें साहिल के करीब ज़ेर ज़मीन जगहों पर छुपाया जा सकता है या आम फिशिंग बोट्स के दरमियान भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ईरान ट्रकों पर नस्ब, एंटी शिप मिसाइल और साहिली लॉन्च साइट्स के ज़रिए ज़मीन से भी कमर्शियल शिपिंग को निशाना बना सकता है। इस तरह वो बग़ैर कोई बहरी जंगी जहाज़ भेजे भी कमर्शियल बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ईरान के साहिल के करीब मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे, मगर इसके बावजूद भी छेड़छाड़ और अचानक हमलों का खतरा बाकी रहेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसके अलावा नेवल माइंस ईरान के सबसे मौसर हथियारों में शामिल हैं और उनका मुकाबला करना भी बहुत मुश्किल होता है। ख्याल किया जाता है कि ईरान के पास ऐसी हज़ारों माइंस मौजूद हैं जिन्हें खुफिया तौर पर छोटी कश्तियों या फिशिंग बोट्स के ज़रिए बिछाया जा सकता है। हाल ही में ईरान ने कमर्शियल बहरी जहाज़ों को खबरदार किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के लिए पासदारान इनकलाब से रब्ता करें, जिसे तज्जियाकार इस बात का इशारा समझते हैं कि मुमकिन है कि माइंस बिछा दी गई हों, लेकिन गैर तस्दीक शुदा माइंस के खतरात भी बहरी आमदोरफ्त को रोक सकते हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनीज़ को ये डर तो रहेगा कि कहीं कोई माइन उनके जहाज़ को तबाह ना कर दे। समंदर में बिछे माइंस को साफ करना एक सुस्त और ख़तरनाक अमल होता है और पुरानी माइंस हटाने से ज़्यादा तेज़ी से नई माइंस बिछाई जा सकती हैं। यानी अगर अमेरिका माइंस हटाएगा और ईरान ये दावा करेगा उसने नई माइंस बिछा दी है तो ये काम तेज़ी से हो जाएगा। शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सिर्फ ये खतरे का इम्कान ही अक्सर ऑपरेशन रोकने के लिए काफ़ी होता है कि माइंस बिछाई जा सकती हैं या बिछा दी गई हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ड्रोन्स इन खतरात में एक और इजाफा करते हैं और ईरान ने एक बड़ी तादाद में पानी पर चलने वाले ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। ये धमाका खेज़ मवाद से लदी बगैर इंसान के चलने वाली कश्तियाँ होती हैं जो ऑयल टैंकर्स और पोर्ट्स पर मौजूद तनसीबात को निशाना बना सकती हैं। समंदरी सिक्योरिटी कंपनियों ने हालिया अरसे में रेड सी यानी बहराए अहमर में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप के ऐसे कई हमलों को रिकॉर्ड किया है जो इन्हीं तरीक़ों से मिलते जुलते हैं। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिक्योरिटी हुक्काम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान ने हौसियों को इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी फराहम की थी और दूर से बहरी जहाज़ों पर हमला करने की यह सलाहियत किसी भी नेवल ब्लॉकेड को नाफिज करने की कोशिश को मज़ीद पेचीदा बना देती है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि नेवल ब्लॉकेड के मंसूबे की एक बड़ी कमज़ोरी यह है कि ईरान को बहरी जंग जीतने की ज़रूरत ही नहीं है। ईरान को सिर्फ इतना करना है कि शिपिंग को इतना गैर महफूज बना दिया जाए कि जहाज़ों की आमदोरफ्त सुस्त हो जाए या फिर रुक जाए। और ड्रोन्स, माइंस, स्पीड बोट्स और ज़मीनी मिसाइल्स के ज़रिए ईरान अपने बड़े जहाज़ों का ज़्यादा हिस्सा खोने के बाद भी बैनुल-अक़वामी तिजारत में खलल डाल सकता है। सेंटकॉम के साबिक़ डिप्टी कमांडर वाइस एडमिरल रॉबर्ट हावर्ड के मुताबिक हो सकता है कि ईरान अपनी बहरी सलाहियत का बड़ा हिस्सा खो चुका हो, मगर बच जाने वाला आखिरी 10% सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान की बहरी हिकमत अमली तवील तजर्बे की बुनियाद पर बनी है। अप्रैल 1988 में एक दिन की लड़ाई में जब अमरीकी अफवाज ने ईरान के बहरी बेड़े का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था तो ईरान ने बराबर की सतह पर बहरी जंग लड़ने की कोशिश ही छोड़ दी थी और इसके बजाय ईरान ने गैर रिवायती हिकमत अमली अपनाई थी जिसका मकसद कमर्शियल शिपिंग को कंट्रोल करना था, जो आलमी ताकतों के लिए सबसे अहम कमज़ोरी है और अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। यह हिकमत अमली आज भी बरकरार है और यही वजह है कि ईरान का मुकम्मल और मौसर नेवल ब्लॉकेड बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हवाले से लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ एक मुआहदा किया जिसके तहत 2 हफ्तों के लिए जंग रोक दी गई और बदले में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दिया गया, मगर ईरान ने मेरीन रेडियो के ज़रिए ख़बरदार किया है कि जो बहरी जहाज़ पासदारान इनकलाब की इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश करेगा उसे तबाह किया जा सकता है। और इसी वजह से जंगबंदी के पहले दिन सिर्फ 4 बहरी जहाज़ गुजरे जो इस माह की सबसे कम तादाद थी और ईरान ने सालिसों को बताया कि वो रोज़ाना गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद तकरीबन 1 दर्जन तक महदूद कर देगा।
जबकि जंग से पहले ये तादाद 100 से ज़्यादा होती थी। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मरकजी चैनल में एंटी शिप माइंस के बारे में वार्निंग जारी कर दी और कमर्शियल बहरी जहाज़ों से कहा कि वो पासदाराने इनकलाब से रब्ता करें ताकि ईरानी साहिल के साथ नए रास्तों पर चलकर इन माइंस से बचा जा सके। ये पहला इशारा था कि मुमकिन है कि अमेरिका की वार्निंग्स के बाद समंदर में नेवल माइंस बिछा दी गई हों। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में खलीज फारिस से मुतालिक पॉलिसी के साबिक डायरेक्टर डेविड डेरोश के मुताबिक ईरान की एसिमेट्रिकल स्ट्रेटजी यानी गैर रिवायती जंगी हिकमत अमली काम कर रही है। 3 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक अमेरिका के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हफ्ते के दिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे और ये जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिका के जंगी जहाज़ों की पहली आमदोरफ्त थी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज करने के मुतरादिफ थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खलीज फारिस में 20 से ज़्यादा कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले करके बहरी ट्रैफिक को कंट्रोल किया है और ईरान बगैर किसी बहरी बेड़े के भी ज़मीन से ड्रोन्स और मिसाइल दागकर ऐसे हमले जारी रख सकता है, लेकिन मिलिट्री बोट्स इसे बराह रास्त कमर्शियल जहाज़ों को धमकाने या उनके साथ चलने की सलाहियत देती है और अमेरिका इस सलाहियत को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहा है। सेंटकॉम ने 6 अप्रैल को बताया कि उसने ईरानी नेवी की 155 से ज़्यादा कश्तियां तबाह कर दी हैं। सैटेलाइट तस्वीर और अमेरिकी फ़ौज की जानिब से जारी वीडियोज़ के मुताबिक अमेरिकी हमलों ने ईरान के बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जिनमें उसके सबसे जदीद और ताकतवर मॉडल्स भी शामिल हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर नुकसान ईरान की रेगुलर नेवी को हुआ है, जबकि अमरीकी हमलों ने पासदाराने इनकलाब के कुछ जदीद तरीन जंगी जहाज़ भी तबाह कर दिए हैं। अमरीकी सेंटकॉम की फुटेज के मुताबिक इनमें आयरस शहीद सैयद शेराजी जहाज़ भी शामिल है और ये जहाज़ एंटी शिप और ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल दाग सकता था। अमरीका ने खलीज फारिस में पासदाराने इनकलाब के सबसे बड़े ड्रोन बरदार जहाज़ शहीद बाकरी को भी निशाना बनाया, जो एंटी शिप मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अस्करी और नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस की कंपनी जेन्स के मुताबिक इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि 4 मार्च तक ईरान की बहरिया के 4 अहम सरफेस जंगी जहाज़ डूब गए हों या नाकारा हो गए हों। जेन्स के मेरीटाइम टीम के सरबराह एलेक्स पेप के मुताबिक ईरान की नेवी ने मजमूई तौर पर अपनी 7 में से 6 फ्रिगेट्स, अपनी 2 कार्वेट्स और 3 में से 1 ओशियन गोइंग रिवायती आबदोज भी खो दी है, लेकिन पासदाराने इनकलाब के पास अब भी बड़ी तादाद में ऐसे बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो खलीज फारिस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे तंग आबी रास्तों में कमर्शियल जहाज़ों को हिरासा करने के लिए बनाए गए हैं। डेविड डेरोश के मुताबिक छोटी कश्तियां ज़्यादा तादाद में होती हैं और सैटेलाइट पर बड़े बहरी जहाज़ों के मुकाबले में उन्हें देखना भी मुश्किल होता है। बरतानवी बहरिया के साबिक एहलकार क्रिस लॉन्ग के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने ईरानी साहिल के पथरीले इलाकों में ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए ठिकानों में सैकड़ों छोटी अटैक बोट्स महफूज रखी हुई हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, अब जाहिर है ये बात वाज़ेह हो रही है कि मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने खुद जो न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा है उनको कहा कि आप इस्लामाबाद में ही रहें, कुछ होने वाला है, फील्ड मार्शल की तारीफ भी की। क्या जो बराह रास्त राब्ता है उसकी वजह से भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है? जी देखें, है उनका तो जाहिर है एक डायरेक्ट चैनल है, लेकिन वज़ीर आज़म का भी है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका भी है। देखें, ये मल्टी लेवल पे चल रहा है। जाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार हर शख्स का तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो जो है फिर इसी वजह से फील्ड मार्शल साहब का हवाला देते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि जो हम समझ रहे थे कि वो मुज़ाकरात फेल हो गए, जो बहुत तासुर था उस वक़्त, वो गलत था। मुज़ाकरात चल रहे हैं। कल रात को जो है नायब सदर जो जेडी वैंस हैं उन्होंने फॉक्स को तफसील से जो है इंटरव्यू दिया कि मामला भी चल रहा है। तो मुझे तो हैरत नहीं हो रही कि ये एक दूसरा राउंड होने जा रहा है। मतलब और जो जेडी वैंस साहब का इंटरव्यू था उसमें जब अब्बास राकी साहब के बयान के हवाले से सवाल हुआ कि हम एमओयू के करीब थे, तो ऑलमोस्ट उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया, मगर फिर कुछ इख्तलाफात की जो बात है, चाहे वो न्यूक्लियर के हवाले से है, आपको लगता है इस पे ये जो गैप था दोनों के दरमियान कि एमओयू के करीब थे, यानी कि बहुत नैरो हो गया था, वो अब एक मुआहदे की सूरत इख्तियार कर सकता है दोबारा मिले तो? देखें, मुआहिदा तो एक मखसूस चीज़ होती है, तो मैं मतलब ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ भी मुआहिदा होने जा रहा है, लेकिन वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है अंडरस्टैंडिंग अकोमोडेशन, तो कोई और वो एक कलोकियल है पाकिस्तानी लैंग्वेज में भी कि डील होने जा रही है। अब वो डील की खद व खाल क्या है, कितना वो पायदार है, उसकी कितनी तफसील है, क्या है, कितना टाइम लगेगा, ये तो अभी सारी बातें सामने नहीं आई, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है और मुज़ाकरात एडवांस स्टेजेस में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और जो ईरान का मुतालबा है कि लबनान पर हमले ना हो, अब ज़ाहिर यूरोपीय ममालिक भी कह रहे हैं कि लबनान को भी शामिल किया जाए सीज़ फायर में, मगर इसराइल नहीं रुक रहा है, वो अभी भी आज भी उनकी तरफ से हमले किए गए हैं साउथ लबनान में। आपको लगता है ये भी इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है और इसराइल को राज़ी कर लेगा अमेरिका?
जी क्यों नहीं करेगा? अगर अमेरिका, देखें इसराइल जो है वो अमेरिका का एलाय है और इसराइल को अमेरिका की ज़रूरत है। इसराइल अकेले तो खुद नहीं कुछ कर सकता ना। ये जंग में भी तो मतलब पिछले जून में भी जो जंग हुई थी वो अकेले इसराइल ने नहीं की थी। वो जिस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन लाइट आई थी तब वो जो है जंग शुरू हुई थी। इस दफ़ा तो बराह रास्त दोनों जो है वो जॉइंट जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कहे कि जी बंद कर दो तो इसराइल कहेगा कि जी मैं नहीं करता, ऐसा नहीं होता। ये जब हालत जंग तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई फाइनल डील ना हो जाए। जहाँ तक लबनान का ताल्लुक है, लबनान में एक जो है एक डिमांड है अमेरिका की कि देखें आप जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और हिजबुल्लाह को कहें कि वो डिसआर्म कर जाए। एक सियासी और एक जो है सोशल मूवमेंट के तहत वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लबनान का उसके तहत वो चले, लेकिन वो मलेशिया के तौर पे नहीं ऑपरेट कर सकती। ये अमेरिका की तरफ से एक डिमांड है। अच्छा, वो जो नेवल ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान की तरफ से बंद हो, फिर नेवल ब्लॉकेड में कि ईरान के भी नहीं जहाज जाएंगे अगर उनकी पोर्ट से कोई निकलेंगे, ये मामला भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में या सक्सेसफुल करने में अहम किरदार अदा करेगा? मैं समझता हूँ कर रहा है, क्योंकि देखें अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेड किया है ये मज़ीद दबाव डालता है ईरान के ऊपर। एक दबाव वो था कि जो कि जंग जब चल रही थी सीज़ फायर से पहले, तो वो एक नौइयत का दबाव था। अब ये दूसरी नौइयत का दबाव है। तो देखें ये जो हमारे यहाँ तासुर है कि जी जो है ये अमेरिका और ईरान जो है वो कोई इक्वल के जो है ना प्लेयर्स हैं, वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईरान बहुत कमज़ोर है। ईरान जो है जो कर पा रहा है वो कर पा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो है एक सुपर पावर का सामना है और एक इलाकाई पावर का सामना है। तो अगर उन्होंने हॉर्मूज़ के ऊपर कुछ दिनों के लिए जो है वो एक डिसरप्शन कर दी थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि बस इसके बाद गेम ख़त्म होगी। दूसरी साइड जो है वो उसके पास भी जो है ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शंस फिर सामने आते हैं जब जो है जब वो तैयार होते हैं, जब उनको डिप्लॉय करना जो है ज़रूरी समझा जाता है। तो ये ब्लॉकेड भी उस एक सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, और ये बताएगा कि नाउ क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी अपने पीक पर थी, उस वक्त भी आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आना ही पड़ेगा, चाहे कितनी धमकियाँ दे लें, कितने ही हमले कर लें, आखिर में तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बात होगी। आ गए हैं इस बात का, क्योंकि सदर ट्रंप को लेकर एक अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही रहती है, उनके बयानात को लेकर भी और उनके एक्शंस को लेकर भी, मगर इस अनसर्टेनिटी में भी ये कहा जा सकता है कि अब ये सर्टेनिटी है कि जंग दोबारा नहीं शुरू होगी, मुज़ाकरात से हल निकल आएगा। देखें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो है अभी हालात जो है वो ख़ासे नाजुक हैं, सिचुएशन बड़ी रॉ है। तो वसूख से जो है ये कहना कि अब दोबारा जंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रही है, जो जितने भी शवाहिद हमारे सामने हैं उसकी रोशनी में मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब जो है मामला जो है वो डील की तरफ जा रहा है। अब वो कितनी देर लगती है उसमें, कहीं रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, कोई फिर से कोई जो है ना छोटी मोटी झड़प ना हो जाए, वो कहना जो है तो वो बंदा नहीं कह सकता कि हाँ भाई जो है ये नहीं होगा। लेकिन ये है कि जिस जो नेगोशिएशंस जो हैं वो बड़े ही एडवांस स्टेजेस में है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब की राय सुनी। दूसरी तरफ एक कयास राइयाँ हो रही हैं कि क्या सदर ट्रंप भी इन मुज़ाकरात में शामिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा कैटलिन डॉनबास, जिन्होंने गुफ्तगू की है सदर ट्रंप ने, उन्होंने ये पोस्ट किया है कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया है कि वो इस डेलीगेशन में नहीं होंगे जो सेकेंड राउंड का होगा और जो मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले इसराइल को अमेरिका की तरह यूरोप से भी भरपूर हिमायत मिल रही थी और ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक गज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ तक नहीं उठाते थे, मगर अब यूरोपीय क़यादत ने इसराइल के हवाले से अपना रवैया और पॉलिसी तब्दील कर दी है और नज़र आ रहा है कि यूरोपीय ममालिक अब नेतन्याहू के मुसलसल जंगी अज़ाइम, तौसी पसंदाना सोच और जारहाना रवैये से तंग आ चुके हैं और शायद अपनी सियासी साख बचाने के लिए भी नेतन्याहू की मुखालफत करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके नतीजे में इसराइल, जिसने दुनिया में शायद किसी भी मुल्क से ज़्यादा दुश्मनियाँ पाल रखी हैं, उसके हामी मज़ीद कम हो गए हैं। बल्कि सिर्फ अमेरिका ही वो वाहिद बड़ी ताकत है जो इसराइल के हर इक़दाम के साथ खड़ा है। हालिया कुछ अरसे से यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस और इटली समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली इक़दामात और ऐलानात की मुखालफत कर रहे हैं और ये मुखालफत अब ज़बानी बयानात से अमली इक़दामात की शक्ल इख्तियार कर रही है। इटली जो यूरोपीय यूनियन में अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती समझा जाता था, उसने अब इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे की ऑटोमेटिक रिन्यूअल यानी खुदकार तौसी रोक दी है। इस हवाले से खुद इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के मुताबिक ये फैसला मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के तनाजुर में किया गया है। अहम बात यह है
कि इटली और इसराइल के दरमियान इस दिफाई मुआहदे के तहत फौजी साजो सामान के तबादले और दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन शामिल था। ये भी वाज़ेह रहे कि कुछ अरसे से यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ दिफाई और बाहमी ताउन के मुआहदे मुअत्तल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है, जिसमें इसराइल की होराइजन यूरोप प्रोग्राम तक रसाई को मुअत्तल करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। ये प्रोग्राम यूरोपीय यूनियन में रिसर्च और इनोवेशन के लिए फंडिंग का प्रोग्राम है, जिससे इसराइल काफ़ी अरसे से फ़ायदा उठा रहा है। अहम बात यह है कि तमाम यूरोपीय ममालिक में स्पेन यूरोप में इसराइल मुखालिफ कैंप के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है और ईरान जंग से पहले भी इसराइल पर गजा में मजालिम ढाने पर मुसलसल तनकीद करता रहा है, फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। तो स्पेन ने गजा में इसराइली जारियत के इब्तिदाई दिनों से ही इसराइली इक़दाम के खिलाफ सख्त पोजीशन ली हुई है, बल्कि नेतन्याहू और ट्रंप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही स्पेन अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग का हिस्सा बनने और अपने एयर बेसिस देने से वाज़ेह इनकार कर चुका है और यूरोपीय ममालिक से मुतालबा कर रहा है कि इसराइल से हर तरह के ताउन को मुअत्तल किया जाए। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस इन दिनों चीन के दौरे पर हैं और वहाँ उन्होंने एक बार फिर इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा कि आलमी क़वानीन की बुनियादी खिलाफ वर्जी एक ही मुल्क कर रहा है और वो मुल्क इसराइल है, जो लबनान में अब भी बमबारी कर रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल को स्पेन के वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा था कि आज नेतन्याहू ने लेबनान पर सबसे बदतरीन हमला किया है। नेतन्याहू का आलमी क़वानीन और इंसानी जानों की तौहीन करना नाकाबिले बर्दाश्त है। अब वक्त आ गया है कि खुलकर बात की जाए, लेबनान को सीज़ फायर में लाजमी तौर पर शामिल किया जाए, आलमी बिरादरी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन को इसराइल से अपने मुआहदे मुअत्तल करने चाहिए और इस तरह की मुजरिमाना कार्रवाइयों पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब हाल ही में इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी कैदियों को सज़ाए मौत देने का मुतनाज़ कानून पास किया था, तो इस पर भी स्पेन के वज़ीर आज़म ने कड़ी तनकीद की थी और अपने बयान में कहा था कि स्पेन की हुकूमत फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने के कानून की मजम्मत करती है, जिसे इसराइल की पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। यह एक ऐसा कानून है जो उन इसराइली शहरियों पर तो लागू नहीं होता जिन्होंने वही जराइम किए हों जिनकी बुनियाद पर फ़लस्तीनी शहरियों को सज़ाए मौत दी जाएगी। एक ही जुर्म मुख्तलिफ सज़ा, ये इंसाफ नहीं बल्कि नस्ली इम्तियाज़ की तरफ एक और कदम है। दुनिया इस पर खामोश नहीं रह सकती। स्पेन के वज़ीर आज़म की सख्त तनकीद और अपोजिशन के जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि स्पेन ने इसराइल के खिलाफ सिफारती जंग छेड़ दी है। नेतन्याहू ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि उन्होंने किरियात गेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी से स्पेन के नुमाइंदे को निकालने का हुक्म दे दिया है। जो भी इसराइल को तनकीद का निशाना बनाएगा वो मुस्तकबिल में हमारा पार्टनर नहीं रहेगा। मैं इस दुश्मनी और मुनाफकत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तरह नेटो के रुकन मुल्क तुर्की के सदर एर्दोआन भी इसराइल पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं और तुर्की की हुकूमत नेतन्याहू को हिटलर करार दे रही है और दोनों ममालिक गैर मामूली तनाज़े का शिकार हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी के दौरान जब इसराइल ने लबनान पर बदतरीन हमला किया तो सदर एर्दोआन ने अपने एक बयान में कहा कि जंगबंदी के दिन इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लबनानियों को कत्ल कर दिया। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान की सालिसी ना होती तो हम जंग में शामिल हो जाते। तुर्क सदर के इस बयान पर इसराइल में हंगामा खड़ा हो गया और नेतन्याहू से लेकर अहम हुकूमती ओहदेदार तुर्क सदर के बयान पर रद्दअमल देने लगे। खुद नेतन्याहू ने अपने रद्दअमल में कहा कि मेरी क़यादत में इसराइल ईरानी रजीम और उनकी प्रॉक्सीज के खिलाफ लड़ता रहेगा, मगर इसके बरक्स एर्दोआन उनकी मदद करते हैं और अपने कुर्द शहरियों का कत्ल करते हैं। नेतन्याहू और इसराइली हुकूमत के बयानात के रद्दअमल में तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने एक और सख्त बयान जारी किया और नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए लिखा कि नेतन्याहू को उनके जराइम की वजह से इस दौर का हिटलर करार दिया गया है। नेतन्याहू का एक वाज़ेह ट्रैक रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात पर नेतन्याहू का वारंट निकला हुआ है। नेतन्याहू की हुकूमत में इसराइल को नस्लकुशी के इल्ज़ामात पर आलमी अदालत इंसाफ में कार्रवाई का सामना है। बयान के मुताबिक इस वक्त नेतन्याहू का मकसद यह है कि अमन मुज़ाकरात कामयाब ना हो सकें और वो खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखें। अगर वो इसमें नाकाम रहते हैं तो उन्हें अपने ही मुल्क में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और इम्कान है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ जाएगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद लिखा कि तुर्की के सदर को इसराइली हुक्काम की जानिब से बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया है और ये उस सच्चाई की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी का नतीजा है जो हम मुसलसल हर प्लेटफॉर्म पर बयान करते रहे हैं। तुर्की मासूम शहरियों के साथ खड़ा रहेगा और अपनी कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाएगा ताकि नेतन्याहू को उनके जराइम पर जवाबदेह ठहराया जा सके। सिर्फ यही नहीं, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में यह तक कह दिया कि इसराइल ईरान के बाद दुश्मन के बगैर नहीं रह सकता और हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू तुर्की को नया दुश्मन डिक्लेयर करना चाह रहा है। इसी तरह हालिया सालों में इसराइल के एक और बड़े इत्तेहादी जर्मनी की तरफ से भी एक गैर मामूली पेशरफ सामने आई है। गुज़िश्ता रोज़ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैंने फ़लस्तीनी इलाकों में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से नेतन्याहू से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और ये वाज़ेह किया है
कि वेस्ट बैंक में किसी भी तरह डिफेक्टो एनेक्सेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जर्मन चांसलर के तर्जुमान के बयान के मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो जनूबी लबनान में जंग रोकें और लबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। इससे पहले बरतानिया और फ्रांस भी इसराइल से लबनान में जंगबंदी का मुतालबा कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब एक ही दिन में इसराइली बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत 250 से ज़्यादा लबनानी शहरी शहीद हो गए तो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने लबनान के सदर और वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात की और इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और लबनानी क़यादत से यकजहती का इजहार किया। इसी तरह ईरान जंग में इसराइली जहाज़ों के लिए फ्रांस ने अपनी एयर स्पेस तक बंद कर दी थी और ख़ुद इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से फ्रांस पहले की तरह इसराइल के साथ दिफाई ताउन भी नहीं कर रहा है। लबनान के मामले पर फ्रांस के हालिया सख्त मौक़िफ़ के बाद इसराइल फ्रांस को अपना एक और बड़ा मुखालिफ समझने लगा है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अपनी खबर में लिखा है कि ज़राए के मुताबिक इसराइल ने फ्रांस को इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि फ्रांस एक गैर मुनसिफाना सालिस यानी अनफेयर मीडिएटर है। अलमिया यह है कि यूरोपीय ममालिक और क़यादत की तनकीद के जवाब में फ़लस्तीन और लबनान समेत पूरे खित्ते में अखलाकियात, इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी उसूलों की धज्जियाँ उड़ाने वाले इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पूरे यूरोप को ही अखलाकियात का दर्ज देना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर में नेतन्याहू ने कहा कि आज यूरोप शदीद अखलाकी कमज़ोरी का शिकार है और उसका दिफा अब इसराइल को करना पड़ रहा है क्योंकि यूरोप होलोकॉस्ट के बाद से बहुत कुछ भूल चुका है। नेतन्याहू ने यूरोप पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी शनाख्त, अपनी अक़दार और अपनी तहज़ीब के दिफा की ज़िम्मेदारी भूल चुका है। उन्होंने कहा कि यूरोप को हमसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर यह बुनियादी सबक कि अच्छाई और बुराई के दरमियान वाज़ेह अखलाकी फ़र्क होता है और सच्चाई के लम्हात में यह लाजमी हो जाता है कि हम अच्छाई और ज़िंदगी की खातिर जंग करें, मगर सिर्फ यूरोपीय ममालिक या नेटो के अरकान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक भी इसराइल को आड़े हाथों ले रहे हैं। हालिया दिनों में इसराइल और जनूबी कोरिया के दरमियान भी सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया है, मगर इसकी वजह भी कुछ और नहीं बल्कि इसराइल के इंसानियत के खिलाफ मजालिम हैं जिस पर जनूबी कोरिया के सदर ने आवाज़ उठाई और यह बात इसराइल को पसंद नहीं आई। गुज़िश्ता दिनों जनूबी कोरिया के सदर के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें इसराइली फोर्सेस मकबूजा वेस्ट बैंक में एक बिल्डिंग की छत से लाशें नीचे फेंक रहे हैं। जनूबी कोरिया के सदर ने इस वीडियो पर तबसरा करते हुए इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहूदियों के कत्लेआम से तशबीह दी। जनूबी कोरिया के सदर ने यह वीडियो उस दिन शेयर की थी कि जिस दिन इसराइली शहरी नाजियों के हाथों यहूदियों के कत्लेआम का दिन मना रहे थे। इसके बाद इसराइली हुकूमत जनूबी कोरिया के सदर के पीछे पड़ गई, लेकिन इसराइली हुकूमत इस वीडियो की हकीकत से इनकार नहीं कर सकी बल्कि ये कहकर जनूबी कोरिया के सदर को तनकीद का निशाना बनाने लगी कि ये वीडियो तो पुरानी है जिसे आप दोबारा उछाल रहे हैं। इसराइल की जानिब से इस वीडियो को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से भी जोड़ा जा रहा है, यानी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दीगर इत्तेहादी ईरान जंग के बाद इसराइल और अमेरिका से फासला इख्तियार कर रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यूरोपीय ममालिक की क़यादत को खौफ है कि कहीं इसराइल और अमेरिका की ये जंगें और जाहिरियत उनकी मकामी सियासत को ना ले डूबे, जैसा कि यूरोप के कुछ हालिया इंतखाबात में नजर आया है और हंगरी के इलेक्शन ने अमेरिका और इसराइल के हिमायती लीडर्स को दिया है। यूरोपीय मुल्क हंगरी में इतवार को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अथॉरिटेरियन ख्यालात रखने वाले फार राइट के पॉपुलिस्ट वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन को 16 साल बाद शिकस्त हो गई है और अपोजिशन लीडर पीटर मजियार की पार्टी को दो तिहाई अक्सरियत के साथ तारीखी कामयाबी हासिल हो गई है और इस कामयाबी को सदर ट्रंप और नेतन्याहू के लिए धचका करार दिया जा रहा है। हंगरी के इलेक्शन को पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर यूरोप में जमहूरियत की बड़ी फतह के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप, प्यूटन और नेतन्याहू के सियासी ख्यालात के हामी यूरोपीय लीडर विक्टर ऑर्बन की शिकस्त की शक्ल में दुनिया में फार राइट के राइस को एक और ब्रेक लग गया है और इससे ये भी साबित हो रहा है कि ट्रंप या फार राइट के नज़रियात अब गैर मकबूल हो रहे हैं और ट्रंप का तर्ज सियासत मुसलसल जवाल पजीर है, बल्कि सदर ट्रंप जिसकी हिमायत करते हैं, जिसके हक़ में बयान देते हैं, अवाम उसके मज़ीद खिलाफ हो जाते हैं। पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने फ्रांस में इंतहाई मुतनाज़े और नफरत अंगेज़ सियासत करने वाली मरीन लापेन की फार राइट पार्टी नेशनल रैली की हिमायत की, मगर उसे पार्लिमानी इलेक्शन में गैर मुतवक्किल शिकस्त का सामना करना पड़ गया। फिर ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जर्मनी की फार राइट की सियासी जमात AfD की हिमायत कर दी, मगर वो जमात फ्रैंकफर्ट के मेयर का इलेक्शन ही हार गई और अवाम ने एक आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी दिलवा दी और अब हंगरी में फार राइट के विक्टर ऑर्बन 16 साल बाद इलेक्शन हार गए हैं। इसलिए अब तज्ज़ीह हो रहे हैं कि ट्रंप या फार राइट लीडर्स की गैर मकबूलियत के असरात नवंबर के अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में भी देखे जाएंगे और मुमकिन तौर पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी शिकस्त हो सकती है और अगर ऐसा हो गया और डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी अक्सरियत मिल गई तो ट्रंप जो कांग्रेस को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं और किसी भी फैसले में कांग्रेस को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझते, उनको मिड टर्म इलेक्शन के बाद कांग्रेस से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है और बात उनकी इम्पीचमेंट तक भी जा सकती है। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप की गैर मुतवक्किल कामयाबी के बाद ये तशवीश बढ़ गई थी
कि दुनिया में एक दफ़ा फिर फार राइट का राइज होगा और जहां ट्रंप के गुज़िश्ता एक साल के दौरान अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात में तारीखी गिरावट देखी गई, तो वहीं हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबन ट्रंप के पसंदीदा यूरोपीय लीडर के तौर पर मजीद उभर कर सामने आए। यहाँ तक कि हालिया इलेक्शन में जब नजर आ रहा था कि विक्टर ओरबन की पार्टी को सख्त तरीन सियासी चैलेंजेस का सामना है और करप्शन के इल्जामात और मुआशी हालात की वजह से वो अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, तो ट्रंप ने ना सिर्फ विक्टर ओरबन की ज़बानी हिमायत का ऐलान किया, उनके हक में बयानात दिए, बल्कि इलेक्शन से सिर्फ 6 दिन पहले अमरीकी नायब सदर JD वेंस को हंगरी भेज दिया, जहां वो मुख्तलिफ तकरीबात में शरीक हुए और विक्टर ओरबन की अवामी हिमायत बढ़ाने की कोशिश की। जबकि इस दौरे की वजह से JD वेंस पर हंगरी के इलेक्शन में गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से तनकीद भी की गई। साथ ही खुद सदर ट्रंप ने हंगरी की मुआशी मदद करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर वज़ीर आज़म विक्टर ओरबन और हंगरी के अवाम को कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी इंतज़ामिया अमरीकी मुआशी ताकत को हंगरी की मईशत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जैसा कि हम माजी में अपने इत्तेहादियों के लिए करते रहे हैं। हम हंगरी के मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए, सरमायाकारी के लिए पुरजोश हैं और ये सब विक्टर ओरबन की क़यादत के तसलसल से होगा। यानी सदर ट्रंप ने हंगरी के अवाम से कहा कि अगर आप विक्टर ओरबन को वोट देंगे तो अमेरिका आपकी मुआशी मुश्किलात कम करने के लिए आपकी माली मदद करेगा। लेकिन सदर ट्रंप की भरपूर हिमायत और मुआशी मदद के वादे के बावजूद हंगरी के अवाम ने विक्टर ओरबन की पार्टी को मुस्तरद कर दिया और पीटर मजियार की पार्टी को 2/3 अक्सरियत से तारीखी फतह दिलवा दी। ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक 199 नशिस्तों में से पीटर मजियार की पार्टी को 138 नशिस्तें मिल गई हैं, जबकि विक्टर ओरबन की पार्टी को सिर्फ 55 नशिस्तें मिली हैं और उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। विक्टर ओरबन की शिकस्त को इसराइल और नेतन्याहू के लिए भी बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि विक्टर ओरबन इसराइल के बड़े इत्तेहादी रहे हैं। गुज़िश्ता साल नेतन्याहू ने आलमी अदालत इंसाफ के वारंट के बावजूद हंगरी का दौरा किया और विक्टर ओरबन की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने से साफ मना कर दिया, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ को ही मुतासिर करार देकर उससे निकलने का ऐलान कर दिया। हालांकि नेतन्याहू गिरफ्तारी के खदशे की वजह से किसी और यूरोपीय मुल्क का दौरा तक नहीं कर रहे थे और स्विट्ज़रलैंड में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक नहीं हुए थे कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं। जबकि खुद नेतन्याहू ने हंगरी के इलेक्शन में सदर ट्रंप की तरह विक्टर ओरबन की खुलकर हिमायत की और विक्टर ओरबन की हिमायत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू का वीडियो पैगाम भी चलाया गया, जबकि इस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू के बेटे ने ज़ाती तौर पर शिरकत भी की। दूसरी तरफ इतवार के इलेक्शन में गैर मामूली कामयाबी के बाद मुतवक्के वज़ीर आज़म पीटर मजियार ने कहा है कि हंगरी को दोबारा यूरोपीय यूनियन की तरफ ले जाएंगे। हंगरी दोबारा यूरोपीय यूनियन और नेटो का एक बहुत मजबूत इत्तेहादी बनने जा रहा है। हंगरी 1000 साल से यूरोप का हिस्सा है और आइंदा भी यूरोप का हिस्सा रहेगा। हंगरी में विक्टर ओरबन की शिकस्त के बाद यूरोपीय ममालिक भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसे जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन दे लेन ने लिखा कि हंगरी ने यूरोप का इंतखाब किया है और यह मुल्क अपने यूरोपीय रास्ते पर वापस आ गया है। हंगरी ने यूरोप का इंतखाब किया है और यूरोप ने हमेशा हंगरी का इंतखाब किया है। हम एक साथ मिलकर ज़्यादा मजबूत हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक की क़यादत भी इस फतह को नफरत अंगेज़ी और अथॉरिटेरियन ख्यालात की बहुत बड़ी नाकामी करार दे रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हंगरी के इलेक्शन के नताइज को राइट विंग पॉपुलिज्म के लिए सेटबैक करार दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि न सिर्फ हंगरी बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक तारीखी लम्हा है। इसी हवाले से द गार्डियन में तजिया भी शाया हुआ है, जिसके मुताबिक हंगरी के इलेक्शन से यह बात दोबारा वाज़ेह हो जाती है कि अवामी बहस व मुबाहसे में अक्सर आमरीत या फाशिज़म की ताकत और जमहूरियत की कमज़ोरी को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में सूरत हाल उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। आम बात यह भी है कि विक्टर ओरबन ने हंगरी के इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया है और इससे ये बात भी मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि अमरीकी सदर ट्रंप किस कदर अलग शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने 2020 में अपनी शिकस्त तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था, कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर दी थी। तज्ज़िये के मुताबिक हंगरी के इलेक्शन को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाएगा। ये इलेक्शन यूरोप में फार राइट के खात्मे की निशानदही करता है, या ये भी मुमकिन है कि विक्टर ओरबन ट्रंप रजीम के जहरीले ख्यालात से वाबस्तगी की वजह से हार गए हों। यकीनन रिपब्लिकन पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में बुरी तरह हार सकती है और मुमकिन है कि फ्रांसीसी फार राइट लीडर मरीन लापेन की पार्टी भी अगले साल फ्रांसीसी सदारती इंतखाबात हार जाए। हंगरी के इलेक्शन का नतीजा यूरोपीय सियासत में एक मजबूत अलामती अहमियत रखता है और अब सबकी नज़रें नवंबर के अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन पर हैं। सदर ट्रंप के मुखालफिन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अराकीन विक्टर ओरबन की शिकस्त को ट्रंप के तर्ज सियासत की शिकस्त करार दे रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने हंगरी के इलेक्शन पर लिखा है कि हंगरी में अपोजिशन यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जमहूरियत की फतह है। सबसे बढ़कर ये कि हंगरी के अवाम की साबित कदमी और अज़म का सबूत है और हम सब के लिए एक याद दहानी है कि इंसाफ, मसावत और कानून की हुक्मरानी के लिए मुसलसल कोशिश करते रहें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते और आम खबर आपके सामने रखेंगे। ईरान जंग के असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहे हैं। एक तरफ तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई वापस डबल डिजिट में जाने और शरह सूद मजीद कम होने के बजाय इसमें इजाफे के खतरात पैदा हो गए और अगर जंग ना रुकी
और तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो ये महंगाई 15% तक जा सकती है, जिससे मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की का ख्वाब ही रह जाएगा। और दूसरी तरफ आज वजारत तवानाई ने शाम 5 से रात 1 बजे के दरमियान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया है और उसकी वजह बताते हुए कहा है कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक बिजली की डिमांड में नुमायां इजाफा होता है और आजकल पानी से बिजली की पैदावार बहुत कम हो गई है। और नाज़रीन, जाहिर है कि 5 बजे तक सोलर बिजली की पैदावार ज़्यादा होती है और इसके बाद कम हो जाती है। और इस वक्त दुनिया कह रही है कि कैसे पाकिस्तान ने सोलर पैनल से बिजली की पैदावार में इजाफा किया, जो ईरान जंग से पहले हुकूमत के लिए एक मसला बना हुआ था। ये जो किया वो अवाम ने किया और अब ईरान जंग के बाद एक असासा बन गया है और इस बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और वजारत तवानाई का कहना है कि अगर लोड शेडिंग ना की गई तो डिमांड पूरी करने के लिए जो बिजली पैदा की जाएगी उसके लिए महंगे ईंधन पर इंहिसार करना पड़ेगा, जिससे बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। और वजारत तवानाई के मुताबिक इसीलिए 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का फैसला किया गया है, वरना अगर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की जाएगी तो बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट इजाफा करना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद भी वजारत तवानाई का कहना है कि बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को महदूद करने के बावजूद आवाम को 1.5 रुपये फी यूनिट के इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। यानी लोड शेडिंग के बावजूद बिजली महंगी हर सूरत होगी और महंगाई में हर सूरत इजाफा होगा। जबकि इस्लामिया के बाद तर्जुमान पावर डिवीजन ने वज़ाहत जारी करते हुए कहा कि 2.25 घंटे पीक आवर्स लोड शेडिंग का इतलाक के इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी हेस्को पर नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के जनूब में सस्ती पावर जनरेशन मौजूद है। यानी नाज़रीन, अगर जंग में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुस्तकिल अमन मुआहिदा ना हुआ तो महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान के करंट अकाउंट पर भी दबाव आएगा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद ख़तरे में पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान ने इस महीने 1.3 अरब डॉलर्स के यूरो बॉन्ड की मैच्योरिटी के बाद अदायगी की है और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी पाकिस्तान उसके 3.5 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस लौटा रहा है। जबकि सूरत हाल में आज जंग और द न्यूज़ में एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट के जरिए इंतहाई ज़रूरी सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। और इसीलिए कुछ दिन पहले सऊदी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान आए थे, जिन्होंने पाकिस्तानी क़यादत को सऊदी क्राउन प्रिंस का यह पैगाम पहुँचाया था। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तकरीबन इस सतह पर वापस आ गई है जहाँ वो ईरान जंग से एक दिन पहले 27 फरवरी को मार्केट 1,68,000 पॉइंट्स पर बंद हुई थी और आज 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद हुई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।